नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले एक विषय के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में कम से कम 2 से 3 नंबर के सवाल रिपीटेड मोड में आते हैं और इसका कॉन्सेप्ट इतना आसान है कि इसे एक बार समझ लेने के बाद दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आज हम लोग ऐसे ही एक टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम होता है समास। ठीक है, समास, जैसा कि आपको शब्द से समझ आ रहा होगा कि यह जो समास का पूरा कॉन्सेप्ट है वह 2 शब्दों पर या 2 जो है फ्रेजेस पर मैच करता है। पहला जिसमें होता है, एक है कॉन्सेप्ट पूर्व पद। पूर्व पद, पहला कॉन्सेप्ट है पूर्व पद और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जी उत्तर पद। किसी भी शब्द में जो किसी भी दो शब्दों के संग्रह से बनते हैं उसमें 2 ही तरीके के पद पाए जा सकते हैं। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। उदाहरण के लिए एक शब्द हम लेते हैं जिसका नाम है नीलकंठ। ठीक है जी, नीलकंठ यह एक शब्द है। अगर इसमें हम आपसे बात करें कि पूर्व पद कौन सा है, तो जो शब्द पहले आता है, यानी कि ये जो नील है इसको कहेंगे पूर्व पद और यह जो कंठ है इसको कहेंगे उत्तर पद। ठीक है, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद का कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए यहां बता रहा हूं जो कि यह समास को समझने में हम लोग के लिए बहुत सहायक होगा। ठीक, तो पहले अगर परिभाषा पर आ जाए समास की, तो हम कह सकते हैं कि अगर पूरे समास की परिभाषा पे आए तो इसको कह सकते हैं कि संक्षेप की जो प्रोसेस होती है, जिसको हम कहते हैं किसी भी चीज को छोटा करना, यानी कि संक्षेप को हम समास कहते हैं। या अगर इसको एक वाक्य में कहना चाहे तो संक्षेपीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। या कहें कि जब 2 पद आपस में मिलते हैं और वह 2 पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं या कुछ वह एक सार्थक अर्थ देते हैं, तो उसको हम यहां पर समास कहते हैं। ठीक है, अब इस समास को समझने के लिए हमें 1-2 चीजें और समझनी पड़ेगी, जिसमें नंबर 1 है सामासिक पद। सामासिक पद, सामासिक पद क्या होता है कि जो आप मान लीजिए जैसे यह शब्द है नीलकंठ। नीलकंठ ये जो शब्द है यह एक सामासिक पद है। क्या है? सामासिक पद। यह जो नीलकंठ शब्द है यह एक सामासिक पद है। अब इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है उसके बीच में, जिसको हम कहते हैं सामासिक विग्रह। क्या कहते हैं? सामासिक विग्रह। इसका क्या मतलब होता है कि यह जो नीलकंठ जो एक सामासिक पद है यह कैसे बना, यानी यह जो किन्हीं 2 शब्दों के मेल से बना है, उन 2 शब्दों को जो अलग करने की प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसको हम कहेंगे सामासिक विग्रह। यानी कि यह नीलकंठ में नील प्लस कंठ को करना क्या कहलाएगा? सामासिक विग्रह कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हमको अब समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको कि संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। एक बात। दूसरी बात क्या होती है कि समास में 2 कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद जैसे नीलकंठ का उदाहरण लें तो नील इसमें पूर्व पद हुआ, कंठ इसमें उत्तर पद हुआ। आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो जो पहले आया वह हो गया पूर्व पद और जो बाद में आया वह हो गया उत्तर पद। उसके अलावा जो तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट था सामासिक पद, क्या होता है? तो जो पूरा का पूरा जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं, जैसे यहाँ नीलकंठ है तो नीलकंठ एक सामासिक पद है। ठीक है, और अगर सामासिक विग्रह की बात करें तो इन दोनों को अलग अलग कर देना क्या कहलाता है? सामासिक विग्रह कहलाता है। ठीक है, पक्की हो गई बात। इसके बाद इस चीज को अगर हम रहने दें तो हम इसके बाद समास के भेदों पर बात करेंगे। तो दोस्तों, समास के अगर भेद पर बात करें तो मुख्यतया जो है समास के 6 भेद होते हैं। मुख्यतया समास, यह मुख्यतया जो है इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 1 2 3 4 5 6। मुख्यतया समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला और सबसे प्रमुख भेद माना जाता है वो होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। ठीक है जी, अव्ययी भाव समास। अब इसको कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले हम देखना चाहेंगे इसके जो डेफिनेशन में ही हम जाएंगे, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। ये जो अव्ययी भाव है इसका क्या मतलब होता है कि इसमें किसी भी वो समास जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद का कॉन्सेप्ट हमने अभी बताया है आपको, जिसमें जो है पहला पद जो पूर्व पद होगा
पूर्व पद होगा वह प्रधान होगा। ठीक है, पूर्व पद की प्रधानता जिस समास में होगी उस समास को हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। एक और पहचानने का तरीका है, अगर आप लोगों ने अव्यय का कॉन्सेप्ट होगा, देखा होगा, समझा होगा, तो उससे यह पता चलेगा कि पूर्व पद प्रधान हो और पूर्व पद अव्यय हो तो उसको कौन सा समास कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक है जी, अब एक दो उदाहरण लेकर समझते हैं कि कौन सा ऐसा समास है जिसमें पूर्व पद प्रधान हो सकता है। ठीक है, एक आपने उदाहरण लीजिए, प्रति दिन। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे? सामासिक विग्रह, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसका सामासिक विग्रह कैसे होगा? प्रति प्लस दिन, यानी प्रति यहां क्या होता है? प्रत्येक। ठीक है, यानी प्रत्येक दिन। अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं कि मैं यह कार्य, जैसे मैं प्रत्येक दिन शाम को पार्क में टहलने जाता हूं, ठीक है, तो प्रत्येक दिन जो है आप क्या कह लेंगे? आप प्रत्येक दिन कहने से अच्छा एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, प्रतिदिन। इससे क्या हुआ? हम परिभाषा को समझ गए कि किसी भी चीज को संक्षेप करना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। खैर, अभी अव्ययी भाव की बात करेंगे। तो यानी कि हम क्या कहना चाहते थे कि जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो, ठीक है, पूर्व पद इसमें क्या है? प्रति, यह क्या हो गया? इसका पूर्व पद हो गया। क्या हो गया जी? पूर्व पद हो गया। तो ये जो पूर्व पद है, यह दिन क्या है? उत्तर पद। इस उत्तर पद और इस पूर्व पद में प्रधान कौन है? मतलब अर्थ का निर्धारण कौन करता है? अगर इस प्रति में हम, इस दिन में अगर हम प्रति ना लगाएं तो इसका अर्थ बदल सकता है, यानी कि इसके अर्थ में जो भी बदलाव या जो भी सार्थकता आ रही है वह इस प्रति के वजह से आ रही है। ठीक है जी, तो क्या हो गया? प्रति प्लस दिन बराबर प्रतिदिन। तो जिसमें क्या हो गया? पहला जो पूर्व पद है वह प्रधान है। तो यहां से क्या हो गया? वह समास जिसमें पूर्व पद की प्रधानता, उसको क्या कह दिया? अव्ययी भाव समास। इसको पहचानने के जो है कुछ तरीके भी, इसको पहचानने के कुछ तरीके जो हमारे पास हम देख सकते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे? अगर किसी शब्द में अनु, प्रति, उप, आदि आ जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह देंगे कि अगर किसी शब्द में उप, अनु, प्रति, उप आदि आए तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि यह कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है जी, तो यहां पर ये एक पहचानने का तरीका है। अगर आप कॉन्सेप्ट पे जाना चाहेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका यहां से बनेगा कि पूर्व पद की प्रधानता देखी जाएगी तो वह समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरे टाइप के समास की बात करने जाए, अव्ययी भाव जो है पहले किस्म का समास हो गया। दूसरा समास जो है होगा वो होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या समझना है? पूर्व पद उत्तर पद का कॉन्सेप्ट अब समझ चुके हैं। तो ऐसा समास जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो, उत्तर पद की प्रधानता हो, उसको हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। ठीक है, एक लाइन का है। अगर अव्ययी भाव और तत्पुरुष में समझना है तो अव्ययी भाव जो है पूर्व पद प्रधान और तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद प्रधान। मतलब ऐसा समास जिसमें उत्तर पद की प्रधानता, उसको हम तत्पुरुष कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले लें, राजकुमार। अगर हम इसका सामासिक विग्रह करें जो है राजा का कुमार। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? यह जो इसमें शब्द है उत्तर पद, मतलब बाद का पद, राजा का क्या? कुमार। तो यहाँ पे अर्थ का परिवर्तन किससे हो रहा है? बाद के पद से हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इसमें बाद के पद की प्रधानता है, कुमार की प्रधानता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। एक और चीज आप इसमें समझ सकते हैं, एक और चीज पहचानने का तरीका, कि ऐसा समास जिसमें उत्तर पद की प्रधानता तो हो और उसके साथ कारक चिन्ह का लोप हो। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कारक चिन्ह है का। ठीक है, अगर आपसे कोई कह दे राजा का कुमार, आपसे अगर कोई बात करे इस समास के बारे में और वह कहे राजा का कुमार, तो आप क्या कह देंगे? राजा का कुमार क्यों कहेंगे? हम सीधे राजकुमार कहेंगे। ठीक है, तो राजा का कुमार अगर आप कहें तो अगर कोई पूछेगा राजा के कुमार को क्या कहते हैं, आप कहेंगे राजकुमार कहते हैं। लेकिन आपको यह पता है कि इसका सामासिक विग्रह होगा राजा का कुमार। मतलब यह जो कारक चिन्ह है का, इसका लोप हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे जी? तत्पुरुष समास कहेंगे। बात समझ में आती है? यानी कि पहले तो उत्तर पद की प्रधानता और उसके बाद कारक चिन्ह का लोप, उसको हम क्या कह देंगे जी? तत्पुरुष समास। एक दो उदाहरण से और समझ लेते हैं। एक आप कह सकते हैं धर्म ग्रंथ। ठीक है जी, धर्म ग्रंथ, मतलब इसको अब आप सामासिक विग्रह करेंगे तो हो जाएगा धर्म का ग्रंथ।
ठीक है। अब देखिए, आप समझिए, ग्रंथ किसका? धर्म का। प्रधानता किसकी है? ग्रंथ की। यहां पर क्या है? कारक चिन्ह। तो आप समझ जाएंगे ये कौन सा समास हो गया जी? तत्पुरुष समास हो गया। क्लियर है ये बात? ये हमको बात समझ में आती है। एक दो उदाहरण और देख सकते हैं। रचनाकार देख लीजिए, आप इसको रचनाकार कर दीजिए, चिड़ी मार कर दीजिए। तो इसमें आप इसको आप चिड़ी मार कर दीजिए, तो इसमें सीधे है रचना को करने वाला। रचना को करने वाला, ठीक है। क्या कहा जाएगा? रचनाकार कहा जाएगा, ठीक है। तो ये को जो है कारक चिन्ह, इसका लोप है, रचनाकार कहा गया, तो इसको कह देंगे तत्पुरुष समास। चिड़ी मार मतलब चिड़ी को मारने वाला। इस तरीके से 1000 उदाहरण आपको मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझना है कि उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तीसरे किस्म का जो समास है, जो एक महत्वपूर्ण समास है, एग्जामों में बार बार इससे रिपीटेड मोड पर प्रश्न आते हैं, उसके बारे में अब जरा हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा जो समास होता है जिसको हमको समझना है, वो होता है जी कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, ठीक है जी। कर्मधारय समास वह समास होता है, इसमें और तत्पुरुष में काफी लोग कंफ्यूज करते हैं, तो उस कंफ्यूजन को अभी हम खत्म कर देते हैं कि इसमें भी जो है उत्तर पद प्रधान होता है। कंफ्यूजन यही होती है, उत्तर पद प्रधान तो यहां पर भी होता है जी, ठीक है। उत्तर पद प्रधान यहां पर भी होता है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज जो समासिक पद होंगे, जो भी आपके समासिक विग्रह वाले पद होंगे, जो समासिक विग्रह से प्राप्त हुए, उसमें उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष्य या विशेषण विशेष्य का संबंध होगा, ठीक है। डरने की बात नहीं है, कोई कठिन शब्द नहीं है ये, जो आपको समझ में आ रहा है। विशेषण विशेष उपमान, परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं तुरंत बता देता हूं। उत्तर पद प्रधान होगा, ये बात समझ में आ गई, लेकिन ये तो तत्पुरुष में भी होती है भाई। तो इसको हम अलग कैसे करेंगे? अलग ऐसे करेंगे जी कि इसमें जो शब्द होगा उसमें कोई ना कोई किसी ना किसी की विशेषता बता रहा होगा। जैसे कि हम उदाहरण एक ले लेते हैं, मृग नयन, ठीक है जी। मृग नयन हमने उदाहरण ले लिया। अब जरा देखिए, अब हम आपसे कहते हैं जरा इसका विग्रह करके हमको बतलाइए, तो आप क्या करेंगे? मृग प्लस नयन बराबर मृग नयन, ठीक है जी। अब इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए, नयन क्या है, नयन क्या है, मृग क्या है, यही बस समझ जाएंगे। नयन तो पहले तो पुराने कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ये क्या हो गया? उत्तर पद। ये हो गया पूर्व पद, ठीक है जी। पूर्व पद उत्तर पद हो गया, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद आपको ये जो कॉन्सेप्ट है विशेषण विशेष, ये ध्यान रखना है। मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी की विशेषता बताई जा रही है। यहां किसकी विशेषता बताई जा रही है? नयन की। नयन माने क्या होता है? आंख, ठीक है जी। आंख कैसी? मृग के समान, ठीक है जी। मतलब इसका क्या हो गया? मृग के समान नयन, यानी नयन की विशेषता बताई जा रही है कि वह नयन किसके समान है जी? मृग के समान है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि तत्पुरुष और उसमें अंतर क्या, तत्पुरुष और कर्मधारय में अंतर क्या होता है, तो आप कहेंगे जी दोनों में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन कर्मधारय समास के अंदर क्या होता है कि विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है, ठीक है। उपमेय उपमान उपमेय उपमान के लिए ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होती है। उपमेय और उपमान होता है जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। यहां पर भी वही चीज हो रहा है। नयन की किससे तुलना की जा रही है? मृग के नयन से, ठीक है। तो उपमेय उपमान या विशेषण विशेष का संबंध, यानी कोई ना कोई किसी ना किसी की विशेषता बताएगा, तो उसको आप क्या कह देंगे? कर्मधारय समास। एक दो और उदाहरण देख लेंगे। महादेव, अधमरा, ठीक है। अब देख लीजिए, क्लियर है। महादेव, महान देव, महान प्लस देव। देव की विशेषता क्या है? कि वो महान है। विशेषता बता रहा है, प्रधान यही पद है, लेकिन उसकी विशेषता बता रहा है कि वह देव जो महान है उसको क्या कहते हैं? महादेव। अधमरा, आधा मरा, यानी क्या? मरा तो हुआ है, लेकिन कैसे मरा हुआ है? आधा मरा हुआ है, पूरा नहीं मरा हुआ है। यानी मरने की विशेषता बता रहा है कि कितना मरा है, आधा की पूरा। तो यानी यह विशेषता बता रहा है, ठीक है। क्लियर बात होगी मेरे हिसाब से। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तत्पुरुष और कर्मधारय समास के बीच के अंतर को समझने के लिए, और आपके एग्जाम में 2-3 नंबर पक्के हैं, ठीक है जी। इसके बाद जो चौथे टाइप का समास जो आपका होता है, देखिए जी, चौथे टाइप का समास जो मैं सबसे आसान समास मानता हूं, इसको हम कहते हैं द्विगु समास। इसको क्या कह देते हैं? द्विगु समास। मतलब देखिए, पूर्व पद उत्तर पद का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। पूर्व पद यानी पहला पद क्या हो? संख्यावाची विशेषण हो,
या संख्यावाची हो, आसान भाषा में इतना ही याद कर लीजिए कि प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, ऐसी चीज को हम क्या कह देंगे, द्विगु समास। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें पहला ही पद आपको संख्यावाची मिल जाएगा। उदाहरण के लिए चौराहा, नवरत्न, त्रिदेव, पांचाली, ऐसे भी है। तो खैर इसमें थोड़ा सा बहुब्रीहि का भी आता है, लेकिन एक उदाहरण के लिए खैर इसको हटा ही लीजिए, आप तीन को ही समझिए। ठीक है, मैं और भी इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आपके जो जितने भी दिमाग में आ जाएं, वो सारे उदाहरण जो है ध्वनि के हो सकते हैं। ठीक है, आप जैसे चौराहा क्या हुआ, पहला शब्द चौ मतलब चार, यानी संख्यावाची हो गया, पकड़ लेंगे आप कौन सा है, द्विगु समास है। नव, नौ मतलब नौ, पहला शब्द क्या, संख्यावाची, पकड़ लेंगे आप कौन सा समास, द्विगु समास। त्रि मतलब तीन, पहला शब्द क्या, संख्यावाची, आप समझ लेंगे कौन सा समास, द्विगु समास। मतलब पहला पद जो है क्या हो, संख्यावाची हो। अगर इसको विग्रह करना चाहते हो तो चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। ठीक है, इसी तरीके से जो है नौ क्या बोलते हैं, नौ रत्नों का समूह। ठीक है, इस तरीके से समझ लेंगे, तीन देवों का समूह। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी कि तीन देवों का समूह। तो यानी कि आपको इसमें कुछ नहीं याद रखना है, पहला पद जहां पर आपको संख्यावाची मिल जाए वहां पर तड़ाक से आपको कौन सा मार देना है, द्विगु समास मार देना, एक नंबर पक्का है, कोई यहां पर रोक नहीं सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है जो पांचवें किस्म का समास होता है वह भी काफी आसान समास है, आप 2 मिनट में समझ जाएंगे। पांचवा जो मतलब सेकेंड लास्ट हम लोग का कॉन्सेप्ट है, पांचवा समास होता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, देखिए द्वंद्व समास भी बहुत आसान है, मैं याद करने के लिए इसके बीच ये लगा देता हूं, इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, द्वंद्व समास क्या होता है, देखिए जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो और बीच में और का लोप हो, मतलब बीच में जो है और का लोप हो, और का लोप मतलब और जो है गायब हो, और का लोप हो मतलब इसको क्या कह सकते हैं, गायब हो। ठीक है, कैसे, सीधे सीधे बात है, माता पिता, यह चिन्ह इसकी विशेषता है, जहां पर ये आपको चिन्ह लग जाएगा, इसलिए मैंने यहां पे लगा दिया था, जहां पर आपको यह चिन्ह मिल गया वहां पर आपको तड़ाक से मार देना कौन सा समास है, द्वंद्व समास। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं आएगी, ये कभी आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, जहां पर यह चिन्ह मिला वहां पे आप तड़ाक से क्या लगा देंगे, द्वंद्व समास लगा देंगे। तो अब इसको हम जो बताएं, दोनों पद प्रधान हो, इसमें माता भी प्रमुख है, पिता भी प्रमुख है, प्रधानता का कोई विषय नहीं है। विषय और का लोप, यानी ये जो साइन लगा हुआ है इसका मतलब है और, क्या है मतलब, माता और पिता। ठीक है जी, माता और पिता। शुभ लाभ, देख लीजिए, शुभ लाभ, ये देखिए चिन्ह है, इसका क्या मतलब है, और, इसका मतलब क्या हुआ, शुभ और, इसका क्या मतलब हो गया, शुभ और लाभ। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि जहां पर आपको ये चिन्ह मिल जाए, ये देखिए ये एक हाईलाइट है, ये चिन्ह जहां आपको मिल गया वहां आप बिना सोचे समझे कौन सा मार देंगे, जो है द्वंद्व समास। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अंतिम समास के आ जाते हैं, जो आज के टॉपिक का जो अंतिम पार्ट है यह होता है बहुब्रीहि समास। काफी महत्वपूर्ण समास है, एग्जाम में इस पर बारंबार जो है सवाल पूछे जाते हैं, आपको जो है इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, बहुब्रीहि समास, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आराम से समझेंगे। ठीक है, हमने आपको पूरी कॉन्सेप्ट में 2 चीज बताई, पूर्व पद उत्तर पद, और पूरा कॉन्सेप्ट दोनों की प्रधानता के आधार पर बता दिया। यहां पर मैं आपसे क्या कहने वाला हूं कि जो है कोई पद प्रधान नहीं होगा, प्रधान नहीं होगा। ठीक है जी, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, वह दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ संकेत कर रहे होंगे, तीसरे की तरफ संकेत कर रहे होंगे जी। ठीक है, तीसरे की तरफ संकेत कर रहे होंगे, ना पहला प्रधान है ना दूसरा प्रधान है, दोनों मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, और वह जो है प्रमुख सामासिक पद होता है, मतलब वही प्रधान है, वही सामासिक पद है। उदाहरण के लिए देखिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, देखिए लंबोदर। अब देखिए इसको समझना है, अब इसको जो है इसको हम समझेंगे कैसे, लंबोदर। ठीक है, ये आपको सबको पता है किसके लिए, एक भगवान के लिए यूज किया जाता है, एक हिंदू के देवी देवता हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो क्या इसका विग्रह करेंगे, लंबा है उदर जिसका,
उदर मतलब आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा जान लीजिए, उदर मतलब होता है पेट। आपको पता है कि एक ही ऐसे देवता है जिनका पेट जो है बड़ा दिखाई देता है, जिनको कहा जाता है लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका, ये आपने सुना होगा। यह जो है भगवान गणेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? भगवान गणेश को। यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान जी। ठीक है, ना लंबा प्रधान है ना उदर प्रधान है, प्रधान कौन है? जिसकी ओर यह मिलकर संकेत कर रहे हैं, अर्थात गणेश। यानी कि ऐसे पद जिसमें ना प्रथम पद प्रधान हो ना द्वितीय पद प्रधान हो, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं और वह पद प्रधान हो, उसको कहेंगे हम जो है बहुब्रीहि समास। एक दो उदाहरण से और समझ जाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री, बड़ा ही बेहतरीन उदाहरण है। प्रधानमंत्री जो है राजनीतिक उदाहरण है। प्रधानमंत्री यानी मंत्रियों का प्रधान है, जो मंत्रियों का प्रधान है जो। ठीक है, यानी कि ना मंत्री उपद है ना प्रधान उपद है, ना प्रधान जो यहाँ पर प्रमुख पद है और ना जो है मंत्री यहाँ पर प्रमुख पद है, दोनों मिलकर किसी व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। अर्थात मंत्रियों का प्रधान कौन होता है जी? प्रधानमंत्री होता है। आज के अर्थात में कौन है जी? मोदी जी हैं। ठीक है, तो यानी मंत्रियों का प्रधान है जो, अर्थात प्रधानमंत्री। इस तरीके से जो है प्रधानमंत्री शब्द जो है बहुब्रीहि समास के श्रेणी में आ गया। कुल मिला जुला के यही बात आपको समझनी है कि वह समास जिसके अंदर पहला पद दूसरा पद दोनों प्रधान ना हो, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हो, वहां पर हो गया बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो आज मुझे लगता है कि मैंने आपको जो है एग्जाम के 2, 3, 4, 5 नंबर, या मेरे ख्याल से कुछ एग्जाम में 6-7 नंबर का जो है बंदोबस्त करा दिया है। और विभिन्न एग्जामों में आपको मैं उम्मीद करता हूं कि इससे हेल्प मिलेगी और समास के आप प्रश्नों को काफी आसानी से कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सब से गुजारिश करता हूं कि इसको 1-2 बार रिवाइज कर ले। मेरे ख्याल से अभी इतने में समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया होगा तो कोई बात नहीं, 1-2 बार और इस वीडियो को देखेंगे तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो फिर नमस्कार, जय हिंद और स्वस्थ रहिए और फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।